गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस वो फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स सीआरई 2025 क्लास को लेकर। देखिए हॉस्पिटल सर्विस, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस जो आपका इन्होंने बोला है कि 75 नंबर हम पूछेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड 75 नंबर प्रश्न पूछेंगे और 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर में से आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और कंप्यूटर के कुछ प्रश्न रहेंगे 25 नंबर में, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्या भैया, आपको हॉस्पिटल सर्विस इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो एमटीएस के लोग हों चाहे फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने देखा कई यूट्यूब पे क्लासेस भी चल रही हैं, बिना किसी तर्क वितर्क को आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चीज़ें क्या होती है, ट्रेंडिंग बदल चुका है। हर एक यूट्यूबर्स, हर एक टीचर्स स्टूडेंट को लुभान्वित करते हैं, किस लिए, एमसीक्यू करवा के, ठीक है, लाते हैं 50 से 60 एमसीक्यू, 1.5 घंटे की क्लास में 50 से 60 एमसीक्यू करवाएंगे, जो कि आपका ना तो कंसेप्ट क्लियर होता है, ना ही आप में कॉन्फिडेंस आता है कि भैया आपने क्या पढ़ा है। थियरी पढ़ने से एक अलग कॉन्फिडेंस अपने आप में आता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी नहीं करवाते हैं, जो लेके आते हैं भर भर के क्वेश्चंस 50-60 बिना तर्क वितर्क के, और सिलेबस तो पता ही नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। पहले सिलेबस भैया, सिलेबस के अनुसार तैयारी होती है। देखिए किसी भी चीज़ का आप करते हैं तो बिना प्लानिंग के काम नहीं होता। प्लानिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करने, रफली चीज़ तैयार करना होता है कि मुझे आज ये करना है। तो भैया उसी प्रकार सिलेबस आपके एग्ज़ाम को दिया गया है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ो, हम उसी सिलेबस से प्रश्न पूछेंगे। तो आप सिलेबस ना देख कर और भी एमसीक्यू लगाते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है क्या भैया, ठीक है, 2023 में, ठीक है, जो सिलेबस दिया था उसी के आधार पे हम लेके चल रहे हैं, और ये कॉमन है हर एक एम्स में ऐसे ही, चाहे एम्स जोधपुर हो, इवन पीजीआई लखनऊ में जो आता है हॉस्पिटल नर्सिंग अटेंडेंट के नाम से, वहाँ पे भी वही सिलेबस, यही सिलेबस चलता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ए पेशेंट। पहला टॉपिक यही है, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्ट, रेस्ट, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसकी हम पूरी थियरी करेंगे प्लस 70 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं कंप्लीट होगा ये, इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें बेड मेकिंग वाला रह जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 ही है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल सर्विस, और ये इंपॉर्टेंट है, एमटीएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एचए के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट एचए जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एमटीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप एमटीएस की तैयारी करें तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए तो है ही, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं आपका। देखिए एम्स जोधपुर में जो आया था हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की भर्ती, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेक्शन ए बोला था कि हम 40 प्रश्न लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में 60 प्रश्न लेंगे। ये जोधपुर में जब पर्टिकुलर अलग अलग एम्स अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, ठीक है। अभी तो ये सीआरई 2023 से हुआ है, ठीक है, कि सबका कॉमन हो रहा है, लेकिन उस टाइम जब ये भर्ती आई थी, ठीक है, तो अलग अलग हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला था कि 60 और 40 का रेशियो रखा था। तो डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है, ठीक है, हॉस्पिटल सर्विस जो है यही है आपका सिलेबस, ठीक है, यही है आपका सिलेबस। अब बोलोगे कि सर इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम पहला आज जो आपको पढ़ाने वाले हैं मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट, ठीक है, जिसमें से फिजिकल नीड, ठीक है, हम देख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हाइजीन नीड देखेंगे। तो इसी में देखिए फिजिकल नीड में से हम कहाँ तक पढ़ेंगे भैया, यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। बेड एंड बेड मेकिंग अगले पार्ट में आएगा ये, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी डिवाइस ये भी अगले पार्ट में आएगा, लेकिन हम यहाँ तक ये वाला, ठीक है, कंफर्ट, रेट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, बॉडी मैकेनिज्म, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, और ये पोजीशन एंड पोस्चर मेंटेनेंस, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इन 3 चीज़ों को करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बेड मेकिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद सेफ्टी डिवाइस के बारे में बताएंगे, स्प्लिंट के बारे में। उसके बाद फिर अगला पार्ट आएगा हाइजीन नीड्स के बारे में, फिर अगला पार्ट आएगा, तो ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है।
तो आज का जो टॉपिक आपका देखिए यही आपका सिलेबस है, ध्यान देना है। एमसीसीआरटी 2024 में नर्सिंग देखिए, चाहे हॉस्पिटल अटेंडेंट बोल दीजिए चाहे नर्सिंग अटेंडेंट बोल दीजिए, यही आपका सिलेबस है। एमटीएस वाले भी यही आपका सिलेबस है, ठीक है। नहीं तो जिस दिन आएगा ना सिलेबस, उस दिन आप आँख खोल के खुद देख लेना, आपको खुद भी पता चल जाएगा। मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि यही सिलेबस है, तो यही सिलेबस है, ठीक है। देखिए इस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थियरी मिलेगी, लेकिन इस बुक में एमसीक्यू नहीं है, तो मैंने खुद एमसीक्यू डिजाइन कर लिया है 60 से 70 इस टॉपिक से, जो आपके भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोगी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट में 3-4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सा सर? कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज। तो इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है और ये हिंदी में, ठीक है, हिंदी में भी है। तो क्या चीज़ें रहता है देखिए, सुख मतलब अब हिंदी में क्या होगा भैया, कंफर्ट को सुख बोलते हैं, रेस्ट को आराम बोलते हैं, स्लीप को नींद बोलते हैं, अब व्यायाम को एक्सरसाइज बोलते हैं। तो यही चीज़ बोला है, सुख, आराम, नींद और व्यायाम जैसी शारीरिक ज़रूरतें समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने के लिए बुनियादी बातें हैं। प्रत्येक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन भैया? यही सुख, आराम, नींद और व्यायाम जैसी शारीरिक जरूरतें समग्र स्वास्थ्य का खुशहाली को बनाए रखने के लिए बुनियादी बातें हैं। प्रत्येक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण? यही कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और उसके साथ ही साथ क्या, संतुलित जीवन शैली के लिए उनका प्रभावी प्रचार आवश्यक है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब एक एक हम देखेंगे। पहले कंफर्ट देखेंगे, इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, ठीक है। और हिंदी वाला कंफर्ट मतलब सुख, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सुख का तात्पर्य शारीरिक सहजता और विश्राम, कंफर्ट का तात्पर्य शारीरिक सहजता और विश्राम की स्थिति से है। यह तनाव को कम करने, विश्राम को बढ़ावा देने, ध्यान देना है। 2-3 पॉइंट है क्या, कंफर्ट से क्या होगा, ठीक है, तनाव कम, ठीक है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपको तनाव कम रहेगा, ठीक है। और आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, विश्राम भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आराम देने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। कंफर्ट क्या किसके किसके लिए आवश्यक है सर? तनाव को कम करने के लिए, विश्राम को बढ़ावा देने के लिए और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भौतिक सुख में योगदान देने वाले कारकों में फर्नीचर, अब ध्यान देना है, भौतिक सुख में जैसे बोल दिया जाए कि भैया फिजिकली कंफर्ट क्या होता है, तो आपको बताना है कि फिजिकली में जैसे फर्नीचर, जो आप जिस चेयर पे बैठे हो या फिर जिस चारपाई पे लेटे हो, उसका फर्नीचर और स्थानों को एग्रोनॉमिक डिजाइन, उपयुक्त कपड़े और तापमान और प्रकाश व्यवस्था, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा आप जिस चेयर पे बैठे रहे हो, ठीक है, तो वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसका डिजाइन किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। एग्रोनॉमिक मतलब ऐसा डिजाइन, मतलब इस तरीके से होना चाहिए जो आपको शरीर को कंफर्ट, जो आपको कंफर्ट दिलाए, ठीक है। या फिर आप जो कपड़े पहन रहे हो ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, ठीक है। कंफर्ट आप बोलते हो ना, फिटिंग नहीं है फिटिंग करवा लेते हैं, या फिर ज़्यादा लूज है तो बोलते हैं ज़्यादा लूज है। तो ऐसा भौतिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कंफर्ट को आपको कंफर्ट में डालती है। या फिर तापमान, जैसे आप धूप में निकलते हो, ज़्यादा धूप रहती है तो बोलते हैं यार गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, धूप है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, भौतिकी हैं, जो आपको कंफर्ट, इनसे चीज़ें मिलती है, जो कंफर्ट मिलता है। ऐसा तापमान होना चाहिए जिससे आप कंफर्ट फील करो, ठीक है। ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिससे आप कंफर्ट फील हो। ऐसा कपड़े पहनना चाहिए जिससे आप कंफर्ट हो, ठीक, कंफर्ट फील करो। ऐसे फर्नीचर चीज़ों का या फिर चेयरों का या फिर कुर्सियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप उस पे बैठने उठने सोने में कंफर्ट फील करो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं सर? भौतिक कंफर्ट में आती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब भौतिक पर्यावरणीय कारक शामिल है, ठीक है। भौतिक पर्यावरणीय कारक में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, आरामदायक परिवेश मांसपेशियों के तनाव को कम करके और बेहतर परिसंचरण को बढ़ा देकर मूड उत्पादकता, मतलब जो आरामदायक परिवेश, मतलब आपके आसपास जो वातावरण है आरामदायक है, ठीक है, आप कंफर्ट में हो, तो ये इससे क्या लाभ होगा सर? इससे ये लाभ होगा कि आपके मांसपेशियों के
तनाव को कम करके और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण को बढ़ावा देते हैं। बेहतर खून का दौरान आपके शरीर में ज़्यादा होगा, ठीक है, अच्छा होगा। और जो आपके मूड उत्पादकता और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें डाल सकती हैं, ठीक है। जब आप हर एक चीज़ प्रकार से आपको ये चीज़ें रहेंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने उम्मीद करते हैं कंफर्ट का मतलब समझ लीजिए कि कंफर्ट क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ क्या चीज़ें होती है। कंफर्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आराम, आराम का मतलब रेस्ट, ठीक है। मेनली हमको यही पढ़ना है ना, कंफर्ट, रेस्ट, रेस्ट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग। तो देखिए अब रेस्ट के बारे में देखें। आराम शरीर और दिमाग को दैनिक गतिविधियों से स्वस्थ होने की अनुमति, क्या बोल रहा है, शरीर और दिमाग को दैनिक गतिविधि, दिन भर जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, इधर दौड़ना उधर भागना ये करना, ठीक है, स्वस्थ होने की अनुमति देने के लिए आराम आवश्यक है। मतलब आप दिन भर काम करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको लगा रहे हो, फिर बाजार जा रहे हो, ये कर रहे हो, खा पी रहे हो, तो आपका दिमाग, ठीक है, दिमाग को जो दैनिक गतिविधियाँ हो रही है, अब इसको स्वस्थ रहे, सही तरीके से कंटिन्यू ये काम करता रहे, उसके लिए भैया आराम होना आवश्यक है, आराम करना ज़रूरी है। वही बात है, इसमें पूरे दिन छोटे छोटे ब्रेक के साथ नींद के दौरान लंबे समय तक आराम भी शामिल है। जैसे कि क्या है, अब रात को ही नहीं, दिन भर पूरा लगातार 12 घंटे काम करते रहो, 12 घंटे पढ़ते ही रहो, ठीक है, मन लगा के, फिर ये सोचो कि रात को तो सोना ही है यार, हम पढ़ ही क्यों ना ले, नहीं भैया, फिर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, रात को जो सो रहे हो उसको रेस्ट नहीं हो, तो आप सो रहे हो, ठीक है, आराम नहीं। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, ब्रेक देना होगा 2 घंटे पे 10 मिनट का, ठीक है, 20 मिनट का, ये चीज़, तब इसको रेस्ट माना जाएगा कि आप रेस्ट कर करके आप काम में कर रहे हैं, ये रेस्ट माना जाता है। जो छोटा छोटा समय अंतराल आप वहाँ पे कर रहे हो उसको रेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, ये बोला है ना, छोटे छोटे ब्रेक के साथ नींद के दौरान लंबे समय तक आराम भी शामिल है। आराम ऊर्जा के स्तर को बहाल करने, ठीक है, जब आप आराम करेंगे तो आपके बॉडी में जो ऊर्जा लॉस हुई होगी पुनः वह फिर से आ जाएगी, ताजगी बन जाएगी बॉडी में। वही बोला है कि संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। और माइंडफुलनेस, गहरी सांस लेने के व्यायाम और छोटी झपकी जैसे तकनीक आराम और कायाकल्प को बढ़ावा दे सकती है। छोटी छोटी झल झपकी का मतलब क्या है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो ये सोचते हैं कि 2 मिनट आँख बंद कर लेते, तो 2 मिनट आँख बंद करने के बाद फिर से जब आँख को ओपन करते हो, ये लगता है कि यार हाँ आपने बहुत ज़्यादा सो लिया, ऐसा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो वही चीज़ है आराम। अब नींद देखिए, नींद, नींद क्या है, नींद समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को ऊतकों की मरम्मत करने, ध्यान देना है, नींद समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को ऊतकों की मरम्मत करने, यादों को मजबूत करने और हार्मोन को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। गुणवत्तापूर्ण नींद बेहतर प्रतिरक्षाकार, मनोदशा, विनियमन और संज्ञानात्मक प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। इष्टतम स्वास्थ्य के लिए वयस्कों को आमतौर पर प्रति रात या फिर 7-9 घंटे नींद की आवश्यकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7-9 घंटे। अभी पूछ लिया जाएगा कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए दिन 24 घंटे में कितना सोना चाहिए, तो 7 से 9 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। आरामदायक नींद को बढ़ावा देने के लिए नींद के लिए अनुकूल वातावरण, उदाहरण के लिए अंधेरा, ठीक है, हल्का अंधेरा, शांत माहौल, ठीक है, ठंडा कमरा होना चाहिए, नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखना और अच्छी नींद स्वच्छता का अभ्यास करना, उदाहरण के लिए सोने से पहले स्क्रीन से बचना चाहिए। क्या रहता है आजकल लोग मेंटली ज़्यादा, दिमाग क्यों, आईक्यू लेवल क्यों कम हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से लेकर कि सो रहे हैं, सोते सोते मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, या क्या देख रहे हैं, रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसे देखते देखते सो जाते हैं। तो जबकि यहाँ पे हमारा जो मेडिकल है ये बोलता है कि भैया सोने से पहले कम से कम 20 मिनट, ठीक है, कम से कम 20 मिनट आपको नहीं चलाना होता है, स्क्रीन से बचना होता है, तब आपको दिमाग को वो नींद मिल पाता है जो आपका दिमाग चाहता है, ठीक है, जिस तरीके से आपको नींद चाहिए उस तरीके से नींद मिलता है, अच्छी नींद आती है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है ये। देखिए एक्सरसाइज के बारे में, देखिए एक्सरसाइज, देखिए इंग्लिश वाले देख लेना आप, ठीक है, एक्सरसाइज ये लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है, एक्सरसाइज। अब देखिए हिंदी में,
एक्सरसाइज शारीरिक फिटनेस, एक्सरसाइज के बारे में तो आपको अच्छे से ही पता होगा। शारीरिक फिटनेस बनाए रखने, पुरानी बीमारियों को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यायाम आवश्यक है। क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज क्यों आवश्यक है? शारीरिक फिटनेस, अरे भैया जिम करते हो आप, क्यों बॉडी बढ़िया रहे, फिटनेस रहे, अच्छे दिखो, आप हैंडसम लगो ना, वही चीज़ तो बोल रहा है, पुरानी बीमारियों को रोकने के लिए। अब देखिए, पुरानी बीमारी को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है एक्सरसाइज से, ठीक है। तो क्या क्या क्यों आवश्यक है सर? शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए, पुरानी बीमारियों को रोकने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक्सरसाइज आवश्यक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। अब देखिए, एक और काम है एक्सरसाइज से, क्या होता है? मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। कौन? एक्सरसाइज। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है, और क्या करता है? हृदय और स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ठीक है। और वजन को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वजन को भी मेंटेन करता है। शारीरिक गतिविधियों में एंडोर्फिन, ठीक है, एंडोर्फिन भी निकलता है। क्या निकलता है सर? यही, ठीक है, एंडोर्फिन भी निकलता है जो खुशी की भावनाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, एंडोर्फिन निकल रहा है जिसके कारण आप थोड़ा खुशी फील का, ठीक है, खुशी भावना का बढ़ावा देता है, वही चीज़ बोला है। तनाव को कम करता है। अब देखिए, तनाव को भी कम करता है एक्सरसाइज। देखिए, एरोबिक व्यायाम जैसे कि जॉगिंग, तैराकी और शक्ति प्रशिक्षण जैसे भारोत्तोलन, योग दोनों कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। नियमित व्यायाम को बढ़ावा देने में शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि शारीरिक गतिविधि, ठीक है, शारीरिक गतिविधि के अवसर पैदा करना शामिल है, जैसे कि खेल सुविधाओं, पार्कों और व्यायाम कक्षाओं तक पहुंच, साथ ही शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। तो आपने एक्सरसाइज के बारे में देख लिया, ठीक है। अब देखिए, हम भौतिक आवश्यकताओं का संवर्धन पढ़ेंगे। क्या? प्रमोशन ऑफ फिजिकल नीड, ठीक है, प्रमोशन ऑफ फिजिकल नीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? प्रमोशन ऑफ फिजिकल नीड, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले आप ये चीज़ें देख लेना, ठीक है, हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? भौतिक आवश्यकताओं का संवर्धन। पहला पॉइंट है, इन्होंने बोला कि शिक्षा और जागरूकता। जी हाँ, स्कूल कार्यक्रमों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को शारीरिक आवश्यकताओं के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भैया सही समय पे रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कंफर्ट कितना इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी को लेकर, स्लीप कितना ज़रूरी है, सोना कितना ज़रूरी है, एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अपने समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब क्या है? जैसे आपके ब्लॉक में आप जाते हो, ठीक है, ब्लॉक में जाते हो तो आपको एक सीएससी तो मिलेगा, या तो आपके गांव में ही यार पीएससी रहता है। सीएससी समुदाय का मतलब क्या? जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक निश्चित उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं, वही समुदाय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि अब आपके सीएससी में होता है ना भैया, जहाँ पे आप कई डॉक्टर भी रहते हैं, स्टाफ नर्स, इनम फार्मासिस्ट, ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो वही सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को शारीरिक आशा, देखिए, अब ये एनम जो रहती हैं ये भी शिक्षित करती हैं लोगों को, घर घर जाके टीका लगाते हैं, टीका के बारे में बताते हैं, हर एक चीज़ को समझाते हैं। तो एनएम सामुदायिक, वही बोला है, सामुदायिक कार्यक्रमों के, वही सामुदायिक मतलब सीएससी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके माध्यम से आपको बताना कि आपके शरीर को रेस्ट कितना ज़रूरी है, रेस्ट क्या चीज़ होता है, कंफर्ट क्या होता है, स्लीप क्या होता है, ठीक है। और स्कूल के माध्यम से, स्कूल में तो भी बताया ही सिखाया ही जाता है ना कि नींद कितना लेना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। वही बातें हैं, शिक्षा और जागरूकता। देखिए, पर्यावरणिक कारण में देखेंगे, भौतिक आवश्यकताओं का समर्थन करने वाला वातावरण बनाना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसमें एग्रोनॉमिक कार्यस्थल को डिजाइन करना, वही जो मैं आपको बताया हूँ, एग्रोनॉमिक कार्यस्थल को डिजाइन करना, आरामदायक बैठने और बिस्तर तक पहुँच सुनिश्चित करना और शारीरिक गतिविधि के लिए सुरक्षित और सुलभ क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है। अब देखिए, नीति और विनियम, ठीक है, नीति और विनियमन, भौतिक आवश्यकताओं को समर्थन करने वाली नीतियों को लागू करना, जैसे कि पर्याप्त आराम को बढ़ावा देने के लिए काम के घंटों पर नियम, काम की पाली के दौरान ब्रेक प्रदान करना और मनोरंजक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, व्यक्तियों को शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। मतलब नीति और विनियमन बताना चाहिए कि किस प्रकार से नीति
आपको योजना तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट सहायता और संसाधन। स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री, फिटनेस कार्यक्रम और परामर्श सेवाओं जैसे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना व्यक्तियों को उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायता करता है। तो आपने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने देखा क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ये, ठीक है, क्या पढ़ा सर, कंफर्ट पढ़ा, कंफर्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्लीप क्या होता है, एक्सरसाइज। अब हमने ये सब जब जान लिया तो हम इसका प्रमोशन कैसे करेंगे सर, प्रमोशन के बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। कैसे, पहले तो हम शिक्षा करें, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से, ठीक है, प्रमोशन करेंगे। दूसरा हमने पर्यावरणीय कारक देखा, ठीक है, तीसरा इसी में, ठीक है, प्रमोशन में। तीसरा हमने देखा नीति और विनियमन, और चौथा हमने देखा प्रमोशन में सहायता और संसाधन। अब हम पढ़ेंगे क्या सर, जो आपके सिलेबस में दिया है, बॉडी मैकेनिज्म, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, ये अभी आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। अब बॉडी मैकेनिज्म, मूविंग, लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग के बारे में देखेंगे। तो शरीर की, इसका हिंदी क्या हुआ, शरीर की यांत्रिक चलना, उठना, स्थानांतरित करना। अब देखिए शारीरिक यांत्रिकी से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें हम कार्यों को सुरक्षित और कुशलता से करने के लिए अपने शरीर को हिलाते हैं। खासकर जब हम इसमें वस्तुओं या लोगों को हिलाना, उठाना या स्थानांतरित करना शामिल होता है। मांसपेशियों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पर चोटों और तनाव को रोकने के लिए उचित शारीरिक यांत्रिक महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक पहलू के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या रहता है कि देखिए, जब आपको ये सारे तरीका पता रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं। इनका हॉस्पिटल में ये चीज़ क्यों बताया जाता है, पेशेंट को उठाना बैठाना, और एक पेशेंट तो आते नहीं, दिन में हज़ारों सैकड़ों पेशेंट का सामना करना पड़ता है। आप अगर गलत तरीके से, आपको ये तरीका नहीं पता रहेगा कैसे उठाना जाता है, कैसे बैठाया जाता है, तो आप ज़्यादा अपने एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आप थक जाओगे और आपके शरीर को भी नुकसान होगा। इसलिए हॉस्पिटल में ये चीज़ बताया जाता है, उठाने का तरीका, जब आप ट्रांसफ़र करो तो क्या आप अपने बॉडी को किस स्थिति में रखें ताकि आपको कम बल की आवश्यकता हो, कम मेहनत करना पड़े आपको, कम आपको ऊर्जा खर्च करना पड़े, ये चीज़ सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पे यांत्रिकी, शारीरिक यांत्रिकी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, उसी चीज़ को लेकर है। अब देखिए, पहला हम देखेंगे गतिशील, ठीक है, मूविंग, ठीक है। मूविंग में क्या रहेगा, पहले पॉइंट में आपको देखना है, मूविंग में मुद्रा है, आप लिखा है मुद्रा, ठीक है। खड़े होने पर प्राकृतिक मोड़ के साथ सीधी पीठ बनाए रखें। जैसे आप खड़े हैं तो प्राकृतिक के मोड़ के साथ सीधी पीठ बनाए रखें, अपने सिर को अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ सीधे में रखें, ठीक है, मूविंग में, ठीक है। और देखिए पैरों की स्थिति, अब देखिए स्थिरता, यही मूविंग में हम देखेंगे। दूसरे पॉइंट में पैरों की स्थिति कैसे होनी चाहिए, ठीक है, मूविंग, जब आप मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो स्थिरता के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें। जैसे आप खड़े हो, सपोज दैट कि आप ये खड़े हो, ठीक है, मान लेते हैं ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है। अब ये आपका पैर, ठीक है, ये आपका कंधा है, ठीक है, ये आपका कंधा है ना, ये दोनों हाथ हैं, ये आप कंधा है। अब ये आपका जो ये पैर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई से अलग होना चाहिए, इसकी चौड़ाई से अलग रखें। ये नहीं कि इसके समान समान ऐसे। अब यहाँ पे कंधा है आपका, ठीक है, यहाँ पे कंधा का चौड़ाई है, आप पैर फैलाकर ऐसे खड़े हो गए इस कंधे की चौड़ाई की, नहीं भैया, इससे अलग रखना होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अलग रखें, अपना वजन समान रूप से वितरित करें। अपना वजन जो है, आप धरती पे वजन डाल रहे तो समान रूप से दोनों पैर पे रखें, ये चीज़ है, ठीक है, पैरों की स्थिति है। तो मूविंग करने जा रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं आप, ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। फिट पोजिशनिंग, स्टैंड विथ योर फिट शोल्डर विद अपार्ट द स्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट योर वेट इवनली, ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। अब देखिए गतिविधि, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे पॉइंट में मूवमेंट में। अब मूवमेंट में सुचारू रूप से चलें और अचानक मुड़ने या झटके से बचें, ठीक है, ध्यान देना है। सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से चलें, अचानक मुड़े नहीं कि जैसे ऐसे चल रहे हैं सीधे रेखा में, अचानक मुड़ गए इधर, नहीं भैया, धीरे से रुको फिर मुड़ो, ठीक है, ये चीज़ होता है। अचानक मुड़ने और झुकने से बचना चाहिए, ठीक है, जब आप मूवमेंट कर रहे हो। और अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए अपनी मुख्य मांसपेशियों को शामिल करें। अब देखिए मुड़ना, ठीक है, नेक्स्ट टर्निंग, जब आप ले रहे हो, तनाव से बचने के लिए मुड़ते समय अपनी रीढ़ को मोड़ने के बजाय अपने पैर को मोड़ें,
ठीक है। देखिए तनाव से बचने के लिए मुड़ते समय अपने रीढ़ को मोड़ने के बजाय पैर को मोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिफ्टिंग में आप जा रहे हैं, ठीक है, लिफ्टिंग उठाने में जा रहे हैं तो पहले योजना बनाना होता है कि उठाने से पहले वस्तु को वजन और माप का आकलन करना, सोचना कि यार कितना वजन होगा, क्या हम इसको उठा सकते हैं, प्लानिंग करना होगा। अगर हम नहीं उठा सकते तो कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितनी जैसे कोई वजन आप उठाने जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा ये कितना, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपको थिंक करना पड़ेगा कि हम इसको अकेले उठा सकते हैं, हाथ से उठ सकता है, अगर हमसे नहीं उठ सकता है तो कितने आदमियों इस उठाने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत होगी, या फिर कौन सा ऐसा युक्ति लगाएं को जो हम अकेले इसको उठा सकते हैं आसानी से, ये चीज़ की प्लानिंग करना, ठीक है। तो वही चीज़ बोला है। अब देखिए पोजीशनिंग, पैर को अलग करके वस्तु के करीब खड़े हो। अब जैसे उठाना है आपको, ठीक है, ये कोई चीज़ है, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो तो वही चीज़ बोल रहा है, पैर को अलग करके वस्तु के करीब, इसके करीब आके खड़े हो जाना है। खड़े हो जाएं। अब बैठने के लिए अपने घुटनों को मोड़ो। अब जैसे आप बैठेंगे तो पहले पैर के घुटनों को मोड़ोगे, ना कि अपनी कमर को नहीं झुकाना है। कमर को झुकाएंगे तो कमर में खिंचाव आ जाएगा। जैसे कमर को आप झुकाएंगे, ठीक है, घुटनों को नहीं मोड़ रहे हैं, डायरेक्टली आप कमर को झुका रहे हैं। कमर को झुकाकर इस वजन को उठाएंगे तो ये सारा का सारा, अब ये जो इसका भार है, वेट रहेगा, वो आपके पैरों पे नहीं पड़ेगा, सीधा आपके कमर पे पड़ेगा। जब इसका भार कमर पे पड़ेगा तो भैया आपके कमर में खिंचाव भी हो सकता है, इसलिए बोला जाता है घुटनों को मोड़ें। जब आप घुटनों को मोड़ेंगे तो वजन, जो पदार्थ, जब जो भी मटेरियल, चाहे पेशेंट हो चाहे जिस पदार्थ हो, जब इसको उठाएंगे ना तो घुटनों को मोड़ेंगे सबसे पहले, तो घुटने पे वजन आएगा, आपके शरीर पे नहीं आएगा, इसलिए घुटनों को मोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में है कि कम पकड़, ठीक है। ये सब प्रश्न बना है डायरेक्ट आपके भर्ती परीक्षा में, एम्स 2023 में बना था, हॉस्पिटल अटेंडेंट में, एचए में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए पकड़, वस्तु को अपनी शरीर के पास रखते हुए दोनों हाथों से मजबूत पकड़ें, ठीक है। अपने पास रख के दोनों हाथों से मजबूत पकड़ का प्रयोग करें। अब उठाना, अपने पैरों को सीधा करके, ठीक है, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए, ठीक है, पीठ को नहीं मोड़ना है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, पीठ को नहीं मोड़ना है। लिफ्ट करें, आगे की ओर झुकने या मुड़ने से बचें, ठीक है। अब देखिए पांचवें पॉइंट में ले जाना, कैरिंग जब आप कर रहे हैं, ठीक है, ले जाने में क्या है, वस्तु को अपने शरीर के करीब ले जाएं और विस्तारित पहुंच से बचें। यदि वस्तु भारी है तो गाड़ी का उपयोग करें और सहायता लें। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफरिंग, ठीक है। पेशेंट का आप स्थानांतरण कर रहे हैं, जैसे मरीज है उसको स्थानांतरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना होगा, मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन में आपको विचार करना है, क्या सर, असेसमेंट में, ठीक है, असेसमेंट में क्या करना है, विचार करना है कि स्थानांतरण शुरू करने से पहले व्यक्ति की सहायता करने की क्षमता और उनके वजन का आकलन करें। फिर उसके बाद आपको सोचना है उपकरण किसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आवश्यकता पड़ने पर जैसे ट्रांसफर बेल्ट, स्लाइडर या फिर होस्ट जैसे ट्रांसफर सहायक उपकरणों का उपयोग करें। उसके बाद स्थापन, अच्छी स्थिति और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए खुद को व्यक्ति के करीब रखें, ठीक है। उसके बाद संचार, ठीक है, संचार, स्थानांतरित किए जा रहे व्यक्ति के साथ गतिविधियों को समन्वय करना, प्रक्रिया और गतिविधियों को पहले से समझाएं। निष्पादन, अब देखिए निष्पादन में क्या देखना है, आसानी से और धीरे से उठाएं या हिलाएं, अपने पैरों को प्रयोग करें और अपने रीढ़ को मोड़ने से बचें। बार बार बोल रहा है कि रीढ़ को, मतलब कमर को मोड़ने से बचें। पूरे समय अच्छी मुद्रा बनाए रखें, अच्छा अलाइनमेंट आपको पैरों को रखना होगा। और कुछ युक्तियाँ होती हैं, ठीक है, इसी में, जैसे कि कोर ताकत, ये इसका काम क्या है, ये कोर की मांसपेशियों को मजबूत करने से स्थिरता में सुधार होता है, चोट की खतरा को कम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए अंतराल, थकान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, थकान से बचने के लिए कार्यों के बीच अंतराल लें जो शरीर को यांत्रिक से समझौता कर सकता है। अब देखिए प्रशिक्षण, उचित शारीर यांत्रिकी पर प्रशिक्षण सत्र में भाग लें। आपको बता रहा है, अगर ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे आपको अपने शरीर का मैकेनिज्म आपको रखना है, स्थिति रखना है, उठाते, ट्रांसफ़र करते समय, ले जाते समय, कैरिंग करते समय, तो अगर वो ट्रेनिंग दे रहा है तो उसमें आप भाग लें, ठीक है। खासकर यदि आपके काम में बार बार सामान उठाना या स्थानांतरित करना शामिल है, तब जरूर भाग लें। अब देखिए सुरक्षा संबंधी विचार, यदि संभव हो तो अकेले भारी वस्तु उठाने से बचें, यांत्रिक सहायता का उपयोग करें या सहायता मांगें। फिसलन से बचने के लिए अच्छे कर्षण और उचित जूते का उपयोग करें। यदि सुरक्षित रूप से उठाने या स्थानांतरित करने के बारे में अनिश्चित है तो किसी स्वास्थ्य सेवा या प्रदाता या व्यावसायिक चिकित्सक से मार्गदर्शन लें। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या, पोजीशन और पोस्चर मेंटेनेंस, यहाँ पे स्थिति और आसन का रख रखाव,
स्थिति और मुद्दा रखरखाव उन तकनीक और उपकरणों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों को करते समय विशेष रूप से लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से जुड़ी गतिविधियों में इष्टतम शारीरिक संरेखण और स्थिति बनाए रखें। यह देखिए यह मस्कुलोस्केलेटल विकारों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य और आराम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देख सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया है। पहले पॉइंट में क्या है, एग्रोनॉमिक फर्नीचर, इसमें कुर्सियाँ, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एग्रोनॉमिक कुर्सियाँ रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक मोड़ या समर्थन करने अच्छी मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं। पीठ और कंधों पर तनाव कम करने के लिए उसमें आमतौर पर समायोज्य सीट की ऊंचाई, काठ का समर्थन और आर्म रेस्ट किया, जैसे भुजाओं, हाथ के भुजाओं को आराम मिल सके। ठीक है, डेस्क जो कैसे रहना चाहिए, एडजस्टेबल रहना चाहिए। एडजस्टेबल डेस्क का उपयोग बैठने और खड़े होने की स्थिति के बीच वैकल्पिक करने की अनुमति देते हैं, जिससे बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है। पीठ और गर्दन में दर्द का खतरा कम होता है। फुट रेस्ट, अब देखिए फुट पैरों को उन लोगों के लिए जिनके पैर पैर बैठने पर आराम से जमीन तक नहीं पहुंचते हैं। फुट रेस्ट उचित मुद्रा बनाए रखें और पैरों को दबाव कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ये सारी चीज़ें। अब देखिए जैसे आप किसी डिस्प्ले पे काम कर रहे हैं या फिर टैब पे या सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे, तो मॉनिटर और कीबोर्ड की प्लेसमेंट, मॉनिटर की ऊंचाई, वही बोला है मॉनिटर की ऊंचाई गर्दन से। ठीक है, डिस्प्ले मॉनिटर मतलब क्या, आपके टैबलेट या लैपटॉप का डिस्प्ले जो है, ठीक है, गर्दन की ऊंचाई, गर्दन में खिंचाव को रोकने के लिए मॉनिटर को आंखों के स्तर पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो डिस्प्ले है, ठीक है, मॉनिटर मतलब क्या है, आप ये बैठ रहे हो ना, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे माउस है, ये जो है मॉनिटर, इसकी वही बोल रहा है, इसकी ऊंचाई आँख के स्तर के समान रखना चाहिए ताकि आपको झुकना ना पड़े, गर्दन उठाना ना पड़े या फिर गर्दन झुकाना ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। एमटीएस वाले ध्यान देना। ठीक है, अब कीबोर्ड और माउस को इस तरह रखना चाहिए कि कोहनियाँ, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर हो, जो आपकी कोहनियाँ हो। ठीक है, जैसे आप हाथ चला रहे हो तो एल्बो, ये आपका हाथ मान लीजिए, ठीक है, आप ऐसे मुड़ता है ना, ये हाथ गया है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे हो, आपको ये ऐसा उसको रखना चाहिए कि जब आप इसको पकड़ें माउस को, ये 90 डिग्री का कोण बनाए, वही चीज़ बोला है। कलाइयाँ सीधी रहें, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड और कलाई पर आराम करने वाले माउस तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। आसन जो जिस पे बैठ के आप माउस चला रहे हो वो ठीक ठाक होना चाहिए, आराम देना चाहिए। ठीक है, नियमित ब्रेक और घुमाव, ध्यान देना है ये चीज़। हर घंटे स्ट्रेचिंग और घूमने के लिए ब्रेक लेने से कठोरता को रोका जा सकता है और प्रसंचरण की बढ़ावा दिया जा सकता है। एर्गोनॉमिक व्यायाम स्टेज को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आसन रख रखाव में मदद मिल सकती है। ठीक है, आरामदायक उपकरण कुछ हम देखेंगे, जैसे कि आरामदायक उपकरण ऐसे औजार या उपकरण हैं जिन्हें विभिन्न गतिविधियों के दौरान आराम बढ़ाने और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से ऐसे वातावरण में जहां व्यक्ति बैठ सकते हैं या दोहराव वाले कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गद्दी और सपोर्ट के लिए सीट की गद्दी ठीक ठाक होनी चाहिए। मेमोरी फोम या जेल सीट गद्दी अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप टेलीफोन और पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम कर सकते हैं। देखिए पीठ को सहारा देने वाले रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक मोड़ को बनाए रखने, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक मोड़ को बनाए रखने और पीठ दर्द से राहत पाने के लिए काट के गद्दे या रोल का उपयोग किया जा सकता है। तापमान नियंत्रण, जैसे हीटिंग पैड, या मांसपेशियों में तनाव या कठोरता वाले व्यक्तियों के लिए हीटिंग पैड सुखदायक गर्मी प्रदान कर सकते हैं, आराम को बढ़ावा दे सकते हैं। कूलिंग पैड, इसका काम क्या है, जेल आधारित कूलिंग पैड शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और गर्मी से राहत प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, खासकर गर्म मौसम में। हीटिंग पैड मैंने क्या बताया, मांसपेशियों में तनाव या कठोरता वाले व्यक्तियों के लिए हीटिंग पैड सुखदायक गर्मी प्रदान कर सकते हैं। हीटिंग इसका नाम है, हीटिंग मतलब गर्मी देना, कूलिंग मतलब ठंडा देना, बस। शोर कम करने वाले उपकरण जैसे ईयर मफ, ठीक है, ईयर मफ, ठीक है, ईयर प्लग, कान में ईयरफोन लगाए हो ना, कान में जो लगाते हैं, ठीक है, वही चीज़ रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है कि दोनों कान में लगा लेते हैं, ठीक है, पीछे से घुमा के। उससे शोर, मशीनों की आवाज़ या फिर हॉस्पिटल में जो चीज़ें चल रहा है, व्यक्तियों की आवाज़, बाजार में जा रहे हैं तो वो चीज़ आपको
आराम देता है। अब देखिए श्वेत शोर मशीनें, ये उपकरण पृष्ठभूमि शोर को छिपाने और अधिक आरामदायक कार्य वातावरण बनाने के लिए परिवेश ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। अब प्रकाश का व्यवस्था, टास्क लाइटिंग, ठीक है, ब्लू लाइट फिल्टर फिल्टर देखिए ब्लू लाइट फिल्टर, ये ध्यान देना है आपको। टास्क लाइटिंग एडजस्टेबल डेस्क लैंप या एडजस्टेबल तीव्रता के साथ ओवरहेड लाइटिंग आंखों को तनाव को कम कर सकती है। कौन भैया? ओवरहेड लाइटिंग आंखों के तनाव को कम कर सकते हैं। तो उसके बाद ठीक है, टास्क लाइटिंग आपको ये ध्यान में रखना है, टास्क लाइटिंग क्या करती हैं? आंखों के तनाव को कम कर सकती हैं, ठीक है। अब ब्लू लाइटर फिल्टर ये क्या करता है सर? ये स्क्रीन फिल्टर या चश्मा को स्क्रीन से निकालने वाली नीली रोशनी के संपर्क को कम करते हैं। तो ब्लू लाइट फिल्टर क्या करता है? नीली रोशनी के संपर्क को कम करते हैं, जो आंखों की थकान को रोक सकते हैं और आराम पर सुधार कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है जो नीली रोशनी के संपर्क को कम करते हैं। नीली रोशनी आँख के लिए खतरनाक है, तो ये ब्लू लाइट फिल्टर क्या है? यही नीली रोशनी, इसका नाम ही है ब्लू लाइट फिल्टर। और उसका टास्क लाइटिंग जो ओवरहेड लाइटिंग आंखों के तनाव को कम करता है, ठीक है। अब देखिए कलाई और बाह का सहारा, जैसे कलाई रेस्ट हो गया, ठीक है, कलाई रेस्ट हो गया, आर्म सपोर्ट हो गया, ठीक है, इसको आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आगे हम देखिए थियरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब हम करेंगे एमसीक्यू में। अभी ऊपर थियरी पढ़ा है, उन सभी में से एमसीक्यू बना लेते हैं 50 से 60, ठीक है। अभी थियरी जो आपने पढ़ा है उसी से संबंधित एमसीक्यू, अगर आपने थियरी पढ़ा तो हर एक प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सुख की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। शारीरिक सहजता और विश्राम, ये तो है ही, थियरी में हमने देखा है। पर्यावरणीय कारकों का समायोजन और आपका संज्ञानात्मक प्रदर्शन, मांसपेशियों को तनाव को कम करना। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए हमने ऊपर थियरी में अच्छे से पढ़ा है कि कौन कौन शामिल रहता है। शारीरिक सहजता और विश्राम, ठीक है, अगर कंफर्ट में है तो आपके शरीर को सहजता महसूस होगा, आपको सहजता फील होगा, ठीक है। अब पर्यावरणीय कारकों का संयोजन, ये भी है। मांसपेशियों के तनाव को कम करना, ये भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है, संज्ञानात्मक प्रदर्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या आपको पढ़ना है, व्याख्या आप पढ़ेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। व्याख्या में लिखा है सुख का उद्देश्य शारीरिक सहजता और विश्राम प्रदान करना है, जिसमें फर्नीचर का एग्रोनॉमिक डिजाइन, तापमान, प्रकाश और उचित प्रबंधन, मांसपेशियों के तनाव को कम करना शामिल है। जबकि संज्ञानात्मक प्रदर्शन नींद और आराम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? संज्ञानात्मक प्रदर्शन नींद और आराम से जुड़ा है। यह सुख की परिभाषा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। क्लियर? उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न में आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रेस्ट आराम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा स्तर को बहाल करना या फिर याददाश्त को मजबूत करना या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारना या फिर हार्मोन को नियंत्रित करना। देखिए हम सभी ने पढ़ा है रेस्ट से क्या होता है? ऊर्जा स्तर का बहाल होता है, ठीक है। जो आपके शरीर से एनर्जी लॉस हुई है कार्य करने के दौरान, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेते हैं तो पुनः वह ऊर्जा आ जाती है बॉडी में। तो ऊर्जा स्तर को बहाल करना, याददाश्त को मजबूत करना, ये हमने नींद में देखा है। अगर सही तरीके से सो रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से 7 से 9 घंटे जो एक स्टैंडर्ड बना है नींद का, उतना हम ले रहे हैं तो याददाश्त मजबूत होता है। इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हार्मोन को नियंत्रित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा स्तर को बहाल करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। आराम का उद्देश्य दैनिक गतिविधियों से शरीर और मन को पुनः ऊर्जावान करना है, ठीक है। यह ऊर्जा स्तर को बहाल करता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादकता, सतर्क महसूस करता है, जबकि नींद याददाश्त और हार्मोन नियंत्रण से अधिक प्रभावित होता है। मैंने बोला ना आपको, नींद से क्या होता है? याददाश्त और हार्मोन में अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको बनाना है कि नींद के दौरान शरीर द्वारा कौन सी प्रक्रिया प्रमुख रूप से होती है? नींद के दौरान शरीर द्वारा कौन सी प्रक्रिया
प्रमुख रूप से होती है, आपको बताना है। देखिए, हम जब थियरी पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे तरीके से देखा था नींद के दौरान क्या ऊतकों का मरम्मत होता है। ठीक है, ऊतकों का मरम्मत होता है, आपके बॉडी में जो टिश्यूज हैं इनकी मेंटेनेंस होती है नींद के दौरान। ठीक है, बाकी ऊर्जा का भंडारण, ठीक है, आपने देख लिया है किससे होता है भैया, रेस्ट से होता है। मानसिक थकान में वृद्धि ये तो होगा नहीं, रक्तचाप में वृद्धि ये भी नहीं होगा। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नींद शरीर के ऊतकों की मरम्मत और पुनः निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया हार्मोन के स्राव, ठीक है, ध्यान देना है, यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया, नींद की प्रक्रिया, हार्मोन के स्राव, कोशिकीय पुनर्जीवन और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि आराम को बढ़ावा देने वाली कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी मानी जाती है। आराम को बढ़ावा देने वाली कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गहरी सांस लेने के व्यायाम। आराम को बढ़ावा देने वाली कौन सी तकनीक, गहरी सांस लेने के व्यायाम ये बढ़ावा देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे व्याख्या दे सकते हैं। गहरी सांस लेने के व्यायाम आराम और कायाकल्प को बढ़ावा देने में सहायक है। यह तकनीक तनाव को कम करती है। कौन सी तकनीक, गहरी सांस ले रहे हैं, ठीक है, गहरी सांस लेने वाली व्यायाम जो आप कर रहे हैं, यह तकनीक तनाव को कम करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सुख को बनाए रखने के लिए फर्नीचर का कौन सा डिजाइन महत्वपूर्ण है। हमने इसको कई बार आपको बताया है, कौन सा डिजाइन, एग्रोनॉमिक डिजाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एग्रोनॉमिक डिजाइन का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक ढांचे के अनुसार फर्नीचर को अनुकूलित करना, जिससे मांसपेशियों का तनाव कम होता है और आराम बढ़ता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आरामदायक परिवेश मूड पर कैसे प्रभाव डालता है। आरामदायक परिवेश मूड पर कैसे प्रभाव डालता है, तो मूड को सकारात्मक बनाकर। ठीक है, मूड को सकारात्मक बनाकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आरामदायक परिवेश मांसपेशियों को तनाव को कम करता है, बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति के मूड को सकारात्मक बनाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आराम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आराम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आराम का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा स्तर को पुनः प्राप्त करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आराम व्यक्ति के दैनिक कार्यों के लिए पुनः ऊर्जावान बनाने में सहायता करता है। यह मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नींद की कमी का सबसे सामान्य परिणाम क्या हो सकता है। बताना है आपको, नींद की कमी का सबसे सामान्य परिणाम क्या हो सकता है। तो सभी को पता है, अगर नींद कम लेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण नींद इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। नींद की कमी से शरीर की रोगों की लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। नींद का मुख्य कार्य क्या है, पूछा जा रहा है, नींद का मुख्य कार्य क्या है। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, नींद ऊपर हमने पढ़ा है और थियरी में भी हमने देखा है, ऊतकों की मरम्मत और हार्मोन का संतुलन। ठीक है, देखिए नींद शरीर के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं जैसे ऊतक की मरम्मत, हार्मोन संतुलन और यादों को संग्रहित करने में मदद करती है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, आरामदायक परिवेश का मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरामदायक परिवेश का मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरामदायक परिवेश का मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तनाव कम होता है। ठीक है, इनमें से तनाव बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तनाव कम होगा, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, रिलैक्स में हो जाती हैं मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनाव कम होता है आरामदायक परिवेश से। ठीक है, व्याख्या पढ़ सकते हो, आरामदायक परिवेश मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, जिससे व्यक्ति को बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है। आराम की कमी का प्राथमिक प्रभाव क्या है। आराम की कमी का प्राथमिक प्रभाव क्या है, तनाव और थकान बढ़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तनाव और थकान बढ़ना। आराम की कमी से मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ता है, जो थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणवत्तापूर्ण नींद का प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर गुणवत्तापूर्ण नींद ले रहे हैं तो।
तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाती है, गलत हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी मजबूत होती है अगर गुणवत्तापूर्ण नींद ले रहे हैं तो 7 से 9 घंटे। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण नींद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय और मजबूत बनाती है, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बेहतर ढंग से लड़ पाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है कि आराम को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक सहायक है। कौन सी सबसे तकनीक अधिक आवश्यक है? गहरी सांस लेने की तकनीक, ऑप्शन नंबर बी। गहरी सांस लेने की तकनीक मस्तिष्क और शरीर को शांत करती है, जिससे तनाव कम होता है और व्यक्ति को आराम महसूस होता है। व्याख्या से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। आराम और नींद के बीच क्या अंतर है? आराम और नींद के बीच क्या अंतर है? फाइनली आपको समझना होगा आराम और नींद। देखिए आराम क्या है भैया, आराम क्या है आपका? आराम एक शारीरिक रेस्ट दे रहे हैं, आराम से करने से शरीर को ऊर्जावान मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नींद मानसिक है, ठीक है। नींद मानसिक है, आराम शारीरिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आराम मानसिक है, नींद शारीरिक। एक सेकंड, हाँ देखिए उल्टा मैंने बोल दिया। ऑप्शन नंबर ए, आराम मानसिक है और नींद शारीरिक है, ठीक है। आराम मानसिक है और नींद शारीरिक है, यही अंतर है, ठीक है, आराम और नींद के बीच में। आराम मुख्यतः मानसिक और शारीरिक थकान को कम करने के लिए होता है, जबकि नींद शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए एक गहरी प्रक्रिया है। आसान प्रश्न है, नींद के लिए उपयुक्त अवधि वयस्कों के लिए कितनी होती चाहिए? 7 से 9 घंटे, ठीक है। अगर एडल्ट हैं, ठीक है, 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद ले रहे हैं तो भैया शरीर उनकी ऊर्जावान और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद मिलती है उनको, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको बनाना है, सुख प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सुख प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो शांतिपूर्ण और आरामदायक वातावरण, ठीक है। अभी हम लगाएंगे सीआरई 2023 में जो प्रश्न आया है उसको भी करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। दिखाएंगे यहीं से ही प्रश्न बना है, इसी टॉपिक से जो पढ़ाया गया है वहीं से आया है। शरीर और आरामदायक वातावरण व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे सुख का अनुभव होता है। आराम का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है? तो मानसिक शांति बढ़ाता है, ठीक है, मानसिक शांति बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक शांति बढ़ाता है। नियमित रूप से आराम करने से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति की मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, पर्यावरणीय कारकों का आराम पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरणीय कारकों पर आराम पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डालता है। कौन सा पर्यावरणीय कारक, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हैं, तापमान और ध्वनि जैसे पर्यावरणीय कारक व्यक्ति के मानसिक, हम आपको बताएं ना कौन कौन सा पर्यावरणीय, तापमान, ठीक है, प्रकाश और ध्वनि जैसे पर्यावरणीय कारक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संतुलित वातावरण आराम बढ़ने में सहायक होता है। व्याख्या आप देखते जरूर जाना, ठीक है। आराम के दौरान स्वास्थ्य तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरीर और मन को शांत करने के लिए। स्वास्थ्य तकनीक तनाव को कम करती है और व्यक्ति को मन और शरीर को शांत कर आराम की स्थिति में लाती है। आराम नींद के बीच क्या संबंध है? ये हम चीज देख ही चुके हैं। आराम और नींद के बीच क्या संबंध है सर? आराम नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति दिन में पर्याप्त आराम करता है तो रात में नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। यह दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को परख करती हैं, ठीक है। चलिए, नींद को अनुकूल बनाने के लिए किस उपाय की सिफारिश की जाती है? किस उपाय की सिफारिश की जाती है सर? इसका राइट आंसर ठंडे, शांत और अंधेरे कमरे में सोना। हमने थियरी में देखा, ठीक है, ठंडे, शांत और अंधेरे कमरे में सोना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नींद को बढ़ावा देने के लिए ठंडा, शांत और अंधेरा वातावरण आवश्यक है। इसे जो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन, ये स्राव होता है जो नींद को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर आपके भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है, तो बताना है मेलाटोनिन। देखिए इससे पूछेगा निम्नलिखित में बताइए पेशेंट को निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन नींद की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो मेलाटोनिन, ठीक है। स्क्रीन का उपयोग कर और अनियमित नींद का कार्यक्रम नींद की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभाव करती हैं, ऊपर जो हमने थियरी में देखा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने में व्यायाम का मुख्य योगदान क्या है? तो क्या है भैया? तनाव और एंडोर्फिन
का बढ़ाना, ठीक है, तनाव और एंडोर्फिन का बढ़ाना। व्यायाम मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है और एंडोर्फिन जारी करता है जो तनाव को कम करता है। तनाव को कौन कम करता है? एंडोर्फिन, ठीक है। एंडोर्फिन जारी करता है जो तनाव को कम करता है और खुशी की भावनाओं को बढ़ाता है, ठीक है, जो खुशी की भावनाओं को बढ़ाता है। क्लियर? एंडोर्फिन। नींद की अवधि वही चीज़ है, 7 से 9 घंटे, ठीक है, यहाँ आप पढ़ लेना। एरोबिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए, एरोबिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। एरोबिक व्यायाम का उद्देश्य कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एरोबिक व्यायाम जैसे कि जॉगिंग और तैराकी हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर को समग्र सहन शक्ति में वृद्धि होती है। क्लियर? प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, शारीरिक यांत्रिकी का सही उपयोग किससे बचाता है? मांसपेशियों के खिंचाव से, रीढ़ की चोटों से, वजन प्रबंधन से, हड्डियों को टूटना, व्यायाम की आवश्यकता। शारीरिक यांत्रिकी, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, बॉडी मैकेनिज्म किसी तरीके से आपको करना है, तो मांसपेशियों के खिंचाव और रीढ़ की चोटों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांसपेशियों का खिंचाव और रीढ़ की चोटों से। व्याख्या, उचित शारीरिक यांत्रिकी से मांसपेशियों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव से बचा जा सकता है। यह भार उठाने और स्थानांतरित करने के दौरान चोटों को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है? शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है? तो ऑप्शन नंबर बी, आरामदायक और सुरक्षित पर्यावरण बनाना। शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने में कौन सा कारक सबसे अधिक सहायक है? आरामदायक और सुरक्षित पर्यावरण बनाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, शारीरिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए एर्गोनोमिक डिजाइन, आरामदायक फर्नीचर और सुरक्षित शारीरिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है। एंडोर्फिन किस स्थिति में जारी होता है? तो आप व्यायाम के दौरान, जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एंडोर्फिन हार्मोन जारी होता है, जो आपको, हार्मोन नहीं, एंडोर्फिन आप बोल सकते हो। एंडोर्फिन किस स्थिति में जारी होता है? तो एक्सरसाइज के दौरान। अब एंडोर्फिन का क्या काम रहता है? तनाव को कम करता है और खुशी की भावना पैदा करता है, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज के दौरान एंडोर्फिन हार्मोन स्रावित होते हैं जो तनाव को कम करते हैं और व्यक्ति को खुशी और स्फूर्ति का अनुभव, ठीक है, करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखना है, नींद की गुणवत्ता को खराब करने वाला कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को बाधित करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर? खतरनाक और सुरक्षित या सुरक्षित और सुलभ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित और सुलभ। शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित और सुलभ वातावरण होना चाहिए, जिससे पार्क, खेल के मैदान और व्यायाम कक्षाएं शामिल हैं। देखिए, मैं भी पढ़ाने को तो कुछ फालतू चीज़ें बता सकता था, लेकिन आपको टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा का समय दे रहे हैं, तो आउटपुट निकलना चाहिए। यहाँ से आप प्रश्न उठा के जा सकते हैं, 5 से 10 प्रश्न, ठीक है, आपके भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं इसी टॉपिक से। नींद से संबंधित कौन सी नीति कार्यस्थल पर लागू होनी चाहिए? कौन सी लागू होनी चाहिए सर? कार्य दिवस के दौरान ब्रेक प्रदान करना, ठीक है, कार्य दिवस के दौरान छोटा छोटा ब्रेक प्रदान करना। चलिए, कार्य दिवस के दौरान ब्रेक देने से व्यक्ति की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह शरीर को थकान से बचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि शारीरिक यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन क्यों आवश्यक है? तो शारीरिक यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन क्यों है? क्योंकि मांसपेशियां और जोड़ों पर तनाव को रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मांसपेशियों और जोड़ों को तनाव को रोकने के लिए, ठीक है, सही शारीरिक यांत्रिकी का पालन करने से व्यक्ति मांसपेशियों और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव से बचता है और चोटों का खतरा कम करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है कि एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का समायोजन क्या लाभ देता है? एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का समायोजन क्या लाभ देता है? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का संयोजन शारीरिक सहनशक्ति, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
शारीरिक ज़रूरतों को बढ़ावा देने में कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी है? शारीरिक ज़रूरतों को बढ़ावा देने में कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावित है सर? तो इसका राइट आंसर कार्यस्थल पर नियंत्रित ब्रेक और फिटनेस प्रोग्राम प्रदान करना। शारीरिक ज़रूरतों को बढ़ावा देने में कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी है? तो कार्यस्थल पर नियमित ब्रेक और फिटनेस प्रोग्राम प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, शारीरिक जरूरतों को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस प्रोग्राम, स्वास्थ्य, शिक्षा सामग्री और कार्यस्थलों पर ब्रेक प्रदान करना आवश्यक है। इससे उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शारीरिक आराम, ठीक है, कंफर्ट प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? तो क्या आवश्यकता है सर? अनुचित कपड़ों का उपयोग नहीं भैया, उचित कपड़ों का उपयोग। पर्यावरणीय तनाव को बढ़ाना नहीं, आरामदायक और एग्रोनॉमिक वातावरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थियरी से ही एमसीक्यू सेट किया हूँ, ये अलग से नहीं है, कहीं बाहर से नहीं है। शारीरिक आराम के एग्रोनॉमिक फर्नीचर, उचित तापमान और तनाव रहित वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है। नींद स्वच्छता, स्लीप हाइजीन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सोने से पहले कैफीन का सेवन नहीं, गलत। स्क्रीन का समय को बढ़ाना नहीं, सोने और जागने को नियमित समय बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सोने और जागने का नियमित समय बनाए रखना। नियमित नींद और जागने का समय शरीर के जैविक घड़ी को संतुलित करता है, जिससे नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। स्क्रीन समय और कैफीन नींद को बाधित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है, नींद की कमी का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत होता है, नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। हार्मोनल असंतुलन और मूड विंग्स, या फिर बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, या फिर शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनल असंतुलन और मूड स्विंग्स है। नींद की कमी से हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मूड विक्स हो सकते हैं। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखते हैं, एंडोर्फिन स्राव का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि एंडोर्फिन स्राव का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशी की भावना और तनाव को कम करना। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। देखिए, अब ये व्याख्या पढ़ सकते हैं, एंडोर्फिन जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। एंडोर्फिन को क्या कहा जाता है? फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह एक्सरसाइज के दौरान साबित होता है। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एंडोर्फिन का स्राव होता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए समुदाय आधारित कौन सा तरीका प्रभावी है? देखिए, शारीरिक गतिविधि को प्रमोट करने के लिए समुदाय आधारित कौन सा तरीका प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो समुदाय में व्यायाम, एक्सरसाइज कक्षाएं और पार्क उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, आपके स्कूल और कॉलेज में आप देखे होंगे, या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्री में देखे होंगे, तो छोटा सा पार्क अच्छा अट्रैक्टिव आकर्षण बनाया जाता है, ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं और भी चीज़ें वहाँ पे देखें, एक्सरसाइज करें। तो मतलब ये प्रमोटिंग करना, तो ये पूछ रहा है, समुदाय में एक्सरसाइज कक्षाएं और पार्क उपलब्ध कराना ही शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी तरीका है। ठीक है, व्याख्या पढ़ सकते हो, समुदाय आधारित सुविधा जैसे एक्सरसाइज कक्षाएं, पार्क लोगों को शारीरिक गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, यह स्वास्थ्य में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो व्याख्या आपको पढ़ना है। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हैं, लिखा है, हर एक प्रश्न का व्याख्या बहुत जरूरी है। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आराम की कमी का मुख्य प्रभाव क्या है? रेस्ट की कमी का मुख्य प्रभाव हो सकता है, पूछा है। ठीक है, रेस्ट की कमी का मुख्य प्रभाव हो सकता है, ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है क्या? नहीं, ऊर्जा स्तर में, ठीक है, देखिए कमी से नहीं, अगर आप आराम कर रहे हो, ठीक है, तो ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है, कमी से नहीं होता है, आराम करने से होता है। यहाँ पे तो कमी मतलब आराम करने से रोका जा रहा है, वो बात बोला है। तो उत्पादकता और ध्यान में कमी, जी हाँ, यही तो करेक्ट आंसर है। अगर रेस्ट की कमी हो रही है, आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, लगातार आप एक ही काम को बहुत ही
मतलब कंसंट्रेट होके कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई और चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे उत्पादकता और ध्यान में कमी आपको देखने को मिल जाएगा। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आराम की कमी से ऊर्जा का स्तर गिरता है, जिससे व्यक्ति की उत्पादकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है या मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बन सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शरीर यांत्रिकी बॉडी मैकेनिज्म का अनुपालन करने से कौन सा लाभ होता है? इसकी राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों और जोड़ों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ये तो अपोजिट बोल दिया है भैया, ठीक है। यहाँ पे लाभ पूछा है, ठीक है। तो लाभ क्या हो जाएगा? कार्य करते समय चोटों को रोकता है, ठीक है। कार्य करते समय चोटों को रोकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उचित शरीर यांत्रिकी का अनुपालन करने से रीढ़ की हड्डी, मांसपेशी और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव से बचा जा सकता है, जिससे चोटों और तनाव से सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आरामदायक परिवेश किस प्रकार का मूड और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर बी। आरामदायक परिवेश जैसे कि सही तापमान, प्रकाश व्यवस्था और एर्गोनॉमिक फर्नीचर मांसपेशियों को तनाव को कम करता है और बेहतर रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है, जिससे मूड और उत्पादकता में सुधार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शरीर फिटनेस को बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोबिक और शक्ति प्रशिक्षण दोनों करना, ठीक है। देखिए व्याख्या आप देख सकते हैं। एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैराकी और शक्ति प्रशिक्षण जैसे योग, भारोत्तोलन शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नींद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कौन सी आदत उपयोगी है? तो सोने से ये रिपीटेड है, ठीक है। इसके पहले हमने देखा स्क्रीन का अधिक उपयोग, नियमित नींद कार्यक्रम का पालन करना, सोने के समय का बार बार बदलना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप थियरी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखिए तनाव, नेक्स्ट प्रश्न है तनाव कम करने और खुशी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये हमने आपको बता दिया, एंडोर्फिन, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर यांत्रिकी के पालन में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है? तो क्या है भैया? सभी को पता है, घुटनों को झुकाकर उठाना, ठीक है। रीढ़ की सीध में मोड़ उत्पन्न करना नहीं, गलत हो जाएगा। सीधे खड़े होकर वजन उठाना, यह भी गलत हो जाएगा। घुटनों को झुकाकर उठाना होता है, ठीक है। जैसे पेशेंट को उठा रहे हैं तो घुटनों को, अब देखिए यहाँ पे व्याख्या लिखा है कि भारी वस्तुओं को उठाते समय सबसे पहले घुटनों को झुकाकर और पीठ को सीधा रखकर वजन उठाना शारीरिक यांत्रिकी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरणीय कारकों में कौन सा तत्व शारीरिक आराम में योगदान करता है? ऑप्शन से आपके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित प्रकाश व्यवस्था और तापमान, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए व्याख्या दिया है कि शारीरिक आराम के लिए उचित तापमान, तो शारीरिक आराम के लिए उचित तापमान, प्रकाश व्यवस्था और एर्गोनॉमिक वातावरण का होना आवश्यक है, जो मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रात में नींद में बाधा का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? स्क्रीन का अधिक उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जो मैंने आपको बता दिया है कि मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बाधित करती है, जिससे रात में नींद में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नींद के दौरान शरीर कौन सा कार्य करता है? तो ऊतकों की मरम्मत और स्मृति को मजबूत करता है, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? व्यायाम के लिए अवसर को सीमित करना है क्या? नहीं। समुदाय में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, समुदाय में खेल सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नींद की कमी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सभी को पता है डिप्रेशन और चिंता में वृद्धि हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नींद की कमी से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ता है, जिससे डिप्रेशन, चिंता और निर्णय क्षमता में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
वस्तु को उठाने के समय घुटनों को मोड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि भैया कमर पर दबाव कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घुटनों को मोड़कर वस्तु को उठाने से कमर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है, रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है, यही सही उठाने का तकनीक का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। स्थानांतरण के दौरान मरीज के साथ समन्वय क्यों आवश्यक है? ताकि प्रक्रिया में आसानी हो और चोट से बचा जा सके। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ताकि देखिए करेक्ट आंसर बी है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है क्या भैया? नेक्स्ट प्रश्न है वस्तु के उठाने के दौरान शरीर का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से काम करता है? तो कौन सा हिस्सा? पैरों की मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वजन उठाते समय पैरों की मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी और कमर पर दबाव न पड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा रहा है कि किस स्थिति में रीढ़ की हड्डी पर तनाव उत्पन्न हो सकता है? तो किस स्थिति में? जब आप पैर घुमाने के बजाय रीढ़ को मोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हैं। मुड़ते समय रीढ़ को घुमाने से उत्पन्न तनाव बढ़ता है जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। पैर घुमाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, कमर घुमाने की नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक मुद्रा बनाए रखने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो कौन सा? आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओ सी। ठीक है, सॉरी ए, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का सीधा और प्राकृतिक मोड़ बनाए रखना मुद्रा को सही बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। देखिए, वस्तु को ले जाते समय किस तकनीक का पालन करना चाहिए? ठीक है, तो वस्तु को शरीर के करीब रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को शरीर के करीब रखने में वजन का केंद्र संतुलन में रहता है जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानांतरण के समय सबसे पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहला कदम क्या होगा? व्यक्ति की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, यही ना असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो कि कितना वजन होगा, क्या होगा, क्या चीज़ें नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरण शुरू करने से पहले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और वजन का आकलन करना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण, ठीक है, किस उपकरण का उपयोग मरीज के स्थानांतरित करने में मदद करता है? तो किस उपकरण का? हमने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफर बेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर बेल्ट मरीज को सुरक्षित और आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करता है और देखभालकर्ता पर दबाव भी कम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों को स्थिरता और चोट खतरे को कम करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर मांसपेशियों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित भारोत्तोलन में सही कदम क्या है? तो सीधे खड़े रहना या फिर झटका देना, एक हाथ से वस्तु उठाना, घुटनों को मोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुटनों को मोड़ना। घुटनों को मोड़कर वजन उठाना सुरक्षित तकनीक है क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी और कमर पर दबाव कम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए पैरों को कैसे रखना चाहिए? पैरों को पास पास रखना चाहिए, एक पैर को उठाकर रखना चाहिए, पैर को एक दिशा में रखना चाहिए, या फिर पैरों को कंधे की चौड़ाई में रखना चाहिए? तो पैरों को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरों को कंधे की चौड़ाई में रखना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पैरों को कंधे की चौड़ाई में रखने से शरीर स्थिर और संतुलित रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मरीज को उठाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण संचार कदम क्या है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरीज को प्रक्रिया की जानकारी देना, मरीज को बोलने से मना करना, मरीज में मदद ना मांगना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, मरीज को प्रक्रिया की जानकारी देना, उसको बताना कि भैया क्या चीज़, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि काम को ले जा रहे हैं, किस तरीके से उठा रहे हैं। नहीं, उनको समझाना होगा कि हम आपको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आपको हम एक्सरे के लिए ले चल रहे हैं या अल्ट्रासाउंड के लिए चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको समझाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको उठा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि किस स्थिति में मरीज को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए? ठीक है, जब मरीज असहाय महसूस कर रहा हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मरीज असहाय महसूस कर रहा हो। ठीक है, यदि मरीज असहाय या असहज महसूस कर रहा है तो स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त उपकरणों या सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सुरक्षित तरीके से वजन उठाने के लिए कौन सी तैयारी आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वजन का आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वजन का आकलन करना। हम लोग ये सारा कुछ थियरी में पढ़ चुके हैं
और उसी थियरी से एमसीक्यू बना दिए हैं। एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तु को उठाते समय रीढ़ की हड्डी को मोड़ने से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए सर, वस्तु को सिर के ऊपर उठाना या पैरों को मोड़ कर उठाना, तो पैरों को मोड़ कर उठाना, ऑप्शन नंबर डी। वस्तु को उठाते समय पैरों को मोड़ना और रीढ़ को सीधा रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कमर और रीढ़ पर अनावश्यक तनाव को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे सर, स्थानांतरण के समय सही उपकरणों का उपयोग क्यों आवश्यक है। स्थानांतरण को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देखिए ट्रांसफर बेल्ट, स्लाइडर या होइस्ट जैसे उपकरण स्थानांतरण को सुगम और सुरक्षित बनाते हैं, जिससे देखभालकर्ता और मरीज दोनों पर कम दबाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुरक्षित मूवमेंट के लिए मुख्य मांसपेशियों को क्यों सक्रिय करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए सर, रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम, व्याख्या पढ़ लेना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का वजन अधिक है तो क्या करना चाहिए। अकेले उठाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं, उपकरण का उपयोग करने या फिर मदद के लिए बुलाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, सही पोजीशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रक्रिया को धीमा करना, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता बढ़ाना, सिर्फ समय बचाना या फिर शरीर का संतुलन बनाए रखना। बहुत आसान प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सही पोजीशनिंग से शरीर का संतुलन बेहतर होता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है और प्रक्रिया सुगम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक मुद्रा बनाए रखने के लिए सिर को कैसे रखना चाहिए। तो सिर को कैसे रखना चाहिए, तो सिर को कैसे रखना चाहिए सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीढ़ के साथ सीधा संरेखित। ठीक है, व्याख्या है, सिर को रीढ़ के साथ सीधा संरेखित रखने से तनाव कम होता है और शरीर की मुद्रा सही बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एग्रोनॉमिक कुर्सियां का मुख्य उद्देश्य क्या है। एग्रोनॉमिक कुर्सियां का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक मोड़ को समर्थन करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर, व्याख्या पढ़ सकते हैं। एग्रोनॉमिक कुर्सियां शरीर की सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करती हैं, यह रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक मोड़ को बनाए रखती हैं, पीठ और कंधों पर तनाव भी कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर कार्य के दौरान ठीक है अंतराल लेना क्यों आवश्यक है, मतलब समय रेस्ट लेना क्यों आवश्यक है। तो थकान से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय तक बिना रुके काम करने से थकान और शारीरिक यांत्रिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों के बीच अंतराल लेने से शरीर को आराम मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिसलने के बचने के लिए किस प्रकार के जूतों का प्रयोग करना चाहिए। तो फिसलने से बचने के लिए फ्लैट और अच्छे कर्सर वाले जूते पहनने चाहिए। अच्छे कर्सर वाले जूते पहनने से फिसलने और गिरने का जोखिम कम होता है। ये सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं, विशेषकर कामकाजी स्थानों पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। एग्रोनॉमिक डेस्क या उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो बैठने और खड़े होने की स्थिति बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एडजस्टेबल डेस्क उपयोगकर्ता को लंबे समय तक एक ही स्थिति में काम करने से बचने में मदद करते हैं। ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में और पीठ गर्दन को दर्द के जोखिम करने में। देखिए फुट रेस्ट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, जब पैर जमीन तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, फुट रेस्ट उसका नाम ही है, फुट मतलब पैर, रेस्ट मतलब आराम, पैर को आराम देना। ठीक है, फुट रेस्ट का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पैर कुर्सी पर बैठने के दौरान जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह उचित मुद्रा बनाए रखने और पैरों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अकेले भारी वस्तु को उठाने से बचने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या है, पीठ और रीढ़ की हड्डी के चोट से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। भारी वस्तु को अकेले उठाने से पीठ और रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे गंभीर चोट लगने का खतरा होता है, इसलिए सहायता लेना बेहतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उचित प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सर उचित प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक यांत्रिक को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक यांत्रिक पर प्रशिक्षण कार्यस्थल की चोटों को रोकने और कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह कर्मचारियों को सही तकनीकी का उपयोग करना सिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर, पोजीशन और पोस्टर मेंटेनेंस के लिए किसकी आवश्यकता होती है सर। तो उचित उपकरण और तकनीकी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्राकृतिक शरीर को मुद्रा बनाए रखने के लिए सिर की स्थिति कैसी होनी चाहिए सर। रीढ़ के साथ सीधा, यही
रिपीटेड है, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सुरक्षा के लिए भारी वस्तु को उठाने से पहले क्या करना चाहिए? ये भी रिपीटेड है। वजन और आकार का आकलन करना चाहिए। मोस्टली प्रश्न रिपीटेड ही है, ठीक है। किस स्थिति में ट्रांसफर बेल्ट का उपयोग करना चाहिए? जब व्यक्ति को अकेले स्थानांतरित करना हो, जब व्यक्ति भारी हो, स्थानांतरित करना मुश्किल हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी। ट्रांसपोर्ट बेल्ट आप समझ ही रहे हैं ना क्या चीज होता है। एग्रोनॉमिक कुर्सियों में किस प्रकार का समर्थन होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? काठ का समर्थन, ठीक है, लंबर सपोर्ट। एग्रोनॉमिक कुर्सियां काठ का समर्थन प्रदान करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या सर? उठाने के दौरान वस्तु को अपने शरीर के पास क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उठाने में आसानी होती है, संतुलन बनाए रखने के लिए, पीठ पर दबाव कम करने के लिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वस्तु, देखिए आप व्याख्या पढ़ लेना। देखिए, बैठने के दौरान पैर की स्थिति कैसी होनी चाहिए सर? पैर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? जमीन पर सीधे सपाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। किस प्रकार के डेस्क लंबे समय तक काम करने वालों के लिए उपयुक्त है? तो एडजस्टेबल डेस्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एडजस्टेबल डेस्क उपयोगकर्ता को बैठने और खड़े होने के बीच स्थिति बदलने की अनुमति देती है, जिससे लंबे समय तक काम करते समय बेहतर परिसंचरण और कम तनाव मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी को चोट से बचाने के लिए मुड़ते समय क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए सर? ऑप्शन नंबर बी सी, पैरों को पिवट करना, ठीक है। पैरों को पिवट करना चाहिए। मुड़ते समय रीढ़ को मोड़ने से चोट लगने का खतरा होता है, इसके बजाय शरीर को सुरक्षित रूप से घुमाने के लिए किया जाता है पिवट, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है कि प्राकृतिक मुद्रा बनाए रखने के लिए कौन सा अभ्यास सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन नंबर ए, योग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। योग और स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है, लचीलापन सुधारता है और शरीर को सही स्थिति में रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उचित पकड़ बनाए रखने के लिए हाथों का उपयोग कैसे किया जाता है? तो सर मजबूत और संतुलित पकड़ बनाएं, ठीक है। मजबूत और संतुलित पकड़ बनाएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु को उठाने या स्थानांतरित करने के लिए हाथों से मजबूत संतुलन पकड़ बनाए रखना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि स्थानांतरण से पहले व्यक्ति की क्या जांच करनी चाहिए? वजन और सहायता की आवश्यकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। देखिए सब एक एक प्रश्न ऐसे ही हैं। कोर मांसपेशियों को मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांसपेशियों को बड़ा करना, स्थिरता और संतुलन बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे, या व्याख्या आप देख सकते हैं। देखिए मॉनिटर की सही ऊंचाई क्या होनी चाहिए? आँखों के स्तर पर, ठीक है। मैंने आपको थियरी में ये बता ही दिया है, ठीक है, आँखों के स्तर पर। मॉनिटर आंखों को स्तर पर रखने से गर्दन पर दबाव कम होता है और लंबे समय तक काम करने पर गर्दन में खिंचाव की संभावना कम होती है, ठीक है। एग्रोनॉमिक डिजाइन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है? कुर्सी पर बैठते समय कोहनी का कोण क्या ना होना चाहिए? ये भी मैं आपको थियरी में बता दिया हूँ, 90 डिग्री पे, ठीक है। कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते समय कोहनी 90 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है और कलाई पर अनावश्यक तनाव से बचा जाता है। देखिए नीली रोशनी के संपर्क को कम करने के लिए कौन सा उपकरण है भैया? तो नीली रोशनी के लिए मैंने आपको बताया था ब्लू लाइटर फिल्टर, ठीक है, ब्लू लाइट फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये चीज़ आप मैं थियरी में बता ही चुका हूँ। कौन सा उपकरण मांसपेशियों में तनाव को कम करता है? तो कौन सा उपकरण है सर? इसका राइट आंसर हीटिंग पैड, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। मांसपेशियों में तनाव को कम करता है हीटिंग पैड, ठीक है, हीटिंग पैड। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। हीटिंग पैड मांसपेशियों को आराम देने और रक्त परिसंचरण बढ़ाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों की कठोरता और तनाव को कम करके एक प्रभावी तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्क प्लेस में शोर कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है सर? तो वाइट नॉइज मशीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या सर? कौन सा उपकरण कंधों और बाहों पर तनाव को कम करने में मदद करता है? तो आर्म सपोर्ट, ठीक है। बाकी अब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। किस प्रकार का लाइटिंग समाधान आंखों के तनाव को कम करता है? वही ब्लू लाइट फिल्टर, ठीक है। एक सेकंड, टास्क लाइटिंग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये नीली रोशनी के लिए, ब्लू लाइट फिल्टर नीली रोशनी के लिए। लेकिन यहाँ पे पूछा है लाइटिंग समाधान आंखों के तनाव को कम करता है, तो ये हो जाएगा टास्क लाइटिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। घंटों तक बैठने पर टेलबोन पर दबाव कम करने के लिए अत्यधिक गर्म वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा उपकरण फायदेमंद है? तो कूलिंग पैड, ठीक है, ठंडा के लिए कूलिंग पैड, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या सर? कलाई की सीध बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण सहायक है? तो
कीबोर्ड रेस्ट, ठीक है, कीबोर्ड रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मॉनिटर स्टैंड का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये गर्दन पर दबाव कम करना, ठीक है। मॉनिटर स्टैंड मॉनिटर की आंखों को स्तर पर रखने में मदद करता है, जिससे गर्दन पर अनावश्यक दबाव कम होता है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में एक छोटा ब्रेक लेने का उद्देश्य क्या है सर? आंखों की थकान को कम करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब कंप्यूटर पे आप काम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो रेस्ट लेना। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ठीक है, ध्यान देना है। ये तो है ही, आंखों की थकान को कम करना, परिसंचरण को बढ़ावा देना, कठोरता को रोकना, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कुर्सी पर आराम के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो कौन सा उपकरण उपयोगी है सर? लंबर सपोर्ट, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। मांसपेशियों में तनाव कम करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? तो कौन सा? हीटिंग पैड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीटिंग पैड। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार की सीट कुशन पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करने में मदद करती है? तो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी फोम सीट कुशन, ऑप्शन नंबर ए। मेमोरी फोम सीट कुशन शरीर के आकार के अनुसार ढलकर पीठ के निचले हिस्से और टेलबोन पर दबाव कम करती है, जिससे बैठने में आराम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। सही आसन बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है जो पीठ को सहारा देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? लंबर सपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लंबर सपोर्ट रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक वक्र को बनाए रखता है और पीठ दर्द को कम करता है। यह सही मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कलाई पर तनाव, ठीक है, कलाई पे तनाव कम करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? तो कौन सा सर? कलाई रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, कलाई रेस्ट। गद्देदार कलाई रेस्ट कलाई की स्थिति को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे कलाई में तनाव और दर्द कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कुर्सियों पर आर्म सेट लगाने का उद्देश्य क्या है सर? तो आर्म सेट मतलब कंधों और बाहों पर तनाव कम करना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किस उपकरण का उपयोग कार्यस्थल में शोर को कम करने के लिए किया जाता है? तो व्हाइट नॉइज मशीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। वही प्रश्न फिर है। देखिए कौन सा उपकरण नीली रोशनी में आंखों की सुरक्षा है? तो ब्लू लाइट फिल्टर, वही प्रश्न रिपीटेड है। मॉनिटर का सही स्थान क्या है आंखों के स्तर पर? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, आगे डिस्कस कर ही चुके हैं। किस उपकरण का उपयोग बैठने पर पीठ को सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ये भी हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लंबर सपोर्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कूलिंग पैड, ये भी हम जान ही रहे हैं, ठीक है, शायद रिपीटेड है। कीबोर्ड टेस्ट का उपयोग कब करना चाहिए? जब मांसपेशियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लंबे समय तक टाइप करने पर, ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर को सही प्लेसमेंट का मुख्य लाभ क्या है? ये तो आप जान ही रहे हैं, गर्दन में खिंचाव को कम करना। सीट कुशन का किस प्रकार का उपयोग पीठ की राहत के लिए किया जाता है? तो ये भी बता ही चुके हैं, मेमोरी फोम या जेल सीट कुशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। देखिए नीली रोशनी के संपर्क को कम करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? नीली बात आई तो ब्लू लाइट फिल्टर की बात हो जाएगी यहाँ पे, और कुछ है नहीं। कूलिंग पैड का उपयोग किस के लिए किया जाता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण का उपयोग शोर को कम करने में ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है? आपको अच्छे से पता है, ईयर प्लग, ठीक है, ईयर प्लग। और देखिए लंबर सपोर्ट किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? वही जो मतलब प्रश्न घुमा दिया है, बस लैंग्वेज बदल दिया है। व्हाइट नॉइज मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोर को कम करना और ध्यान केंद्रित करना, कुछ है नहीं। अब कीबोर्ड और माउस को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो ये भी आप कर ही चुके हैं, जान ही रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड और माउस को इस प्रकार रखना चाहिए कि कलाई सीधी रहे और कोनियाँ 90 डिग्री के कोण पर हो, जिससे कलाई पर कोई तनाव ना आए। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है किस स्थिति में बैठने और पीठ और गर्दन में दर्द कम हो सकता है? तो लंबे समय तक झुककर बैठने में, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कूलिंग पैड का क्या लाभ होता है? वही चीज़ है, तापमान को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पूरा का पूरा MCQ जितना मैंने पढ़ाया, 3 चीज़ों से मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है, कंफर्ट पढ़ाया, ठीक है, कंफर्ट, रेस्ट पढ़ाया, ठीक है, एक्सरसाइज पढ़ाया, ठीक है। इन तीनों से मैंने हर एक चीज़ के बारे में आपको डिस्कस कर दिया, क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आप इसको रिवाइज करें, ठीक है, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेते हैं तो कहीं से भी, और ये अब मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, MCCRE में इससे कैसे प्रश्न बने थे इन तीनों से।